बैंकों पर आरबीआई की सख्ती ने बिगाड़ा बाजार का मूड। निफ्टी करीब 200 अंक गिरकर 21,730 के पास। बैंक निफ्टी ऊंचाई से करीब 900 अंक फिसला। बैंकों को सभी खर्चों को जोड़कर बताना होगा लोन पर होने वाले ब्याज का खर्च। आरबीआई ने लगातार छठी बार ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार। विथड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन का रुख कायम। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024 के लिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाकर किया 7.3%। वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी ग्रोथ 7% और रिटेल महंगाई दर 4.5% रहने का अनुमान। एफएमसीजी शेयरों में गिरावट। आईटीसी, नेस्ले, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर करीब 3 से 4% नीचे। गोदरेज कंज्यूमर पर भी दबाव। सबसे बड़े निवेशक बीएटी की हिस्सेदारी बिकने की चर्चाओं से आईटीसी का शेयर करीब 4% टूटा। सरकारी बैंकों में अच्छी खरीदारी। एसबीआई, इंडियन बैंक, केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में 3 से 5% की बढ़िया मजबूती। ऑटो शेयरों की रफ्तार पर ब्रेक। आयशर मोटर्स, मारुति, अशोक लेलैंड में करीब 2 से 3% की गिरावट। एमएनएम और टाटा मोटर्स पर भी दबाव। निफ्टी में अपोलो हॉस्पिटल्स और ग्रासिम के नतीजे आएंगे आज। अपोलो हॉस्पिटल्स के कामकाजी मुनाफे पर दबाव की आशंका। दूसरे दिन जना स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ करीब 1 से 1.5 गुने भरे। वहीं राष्ट्रीय पेरिफेरल्स की आईपीओ का अच्छा रिस्पांस, अब तक करीब 2.5 गुना सब्सक्राइब। और एक बार फिर से नए रिकॉर्ड स्तर पर एसआईपी के जरिए निवेश। जनवरी में पहली बार एसआईपी का आंकड़ा 18,000 करोड़ रुपए के पार। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 22 महीने की ऊंचाई पर। नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार में पॉलिसी से पहले सब कुछ ठीक था, उतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन पॉलिसी जो बीती और पॉलिसी जब लोगों को समझ में आई उसके बाद हमने एक तेज गिरावट देखी। दरअसल बैंकिंग पर आरबीआई नकेल कसने जा रही है बैंकों की लेंडिंग को लेकर, और लोन देते वक्त उनको जो सभी जानकारियां हैं, जो सभी चार्जेस हैं, उनको जोड़ के बताना होगा कि ग्राहकों का जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना बैठेगा। और ये नेगेटिव है प्राइवेट बैंकिंग के लिए। और हम देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंकों में आज भारी बिकवाली का सत्र हम देख रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक में 2.5 से 3.5% के आसपास की गिरावट आज है। दूसरा जो खेमा है जो बाजार पर दबाव बना रहा है वो है कंजम्पशन का। ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको यानी कि बैट, ये सबसे बड़ा शेयर होल्डर है आईटीसी का, और ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीएटी अपने इस स्टेक को बेचने पर विचार कर रहा है कंपनी में। और इस खबर से आईटीसी के शेयर में भारी बिकवाली है, 0.5%। और आईटीसी के साथ साथ कंजम्पशन वाले दूसरे शेयर भी टूट रहे हैं, जैसे कि ब्रिटानिया हो गया, नेस्ले हो गया, टाटा कंज्यूमर हो गया। तो चौतरफा दबाव वहां से भी आ रहा है। अब चूंकि आईटीसी वेटेज के लिहाज से बहुत अहम हो जाता है, इसके चलते प्रेशर भी आज हम इंडेक्स पर भी देख रहे हैं। और जो बैंकिंग का जो कोहराम है उसका प्रेशर हम साफ साफ निफ्टी बैंक पर देख रहे हैं। राहत की चीज ये है कि एसबीआई, उसको फायदा होने की उम्मीद है और वहां पर 4.5% के आसपास की तेजी है। और ये निफ्टी का टॉप गेनर भी अच्छे नतीजों से पावर ग्रिड भी चल रहा है। और पावर ग्रिड के साथ साथ हम देख रहे हैं कि कोल इंडिया, हिंडाल्को में भी तेजी है। और आईटी में टीसीएस और एचसीएल टेक कम से कम इंडेक्स को थोड़ा सा सहारा दे रहे हैं। अदरवाइज जो तस्वीर होती थोड़ी सी और खराब होती। अभी 225 अंक नीचे है निफ्टी बैंक, 21,700 के आसपास। और निफ्टी बैंक में जो गिरावट है 570 अंकों की। 800 शेयर हरे निशान में है और उसके मुकाबले एनएसई पर 1400 शेयर लाल निशान में हैं। तो क्या 21,700 के आसपास निफ्टी सपोर्ट लेगा? क्या इंडेक्स में आपके लिए बाय का मौका बनता है? आपको कॉन्ट्राबेट लेना चाहिए या नहीं? इस पर अपने एक्सपर्ट से भी चर्चा करेंगे और आपके लिए बढ़िया ट्रेडिंग कॉल्स भी जानेंगे अगले 1 घंटे के लिए। और कल के लिए भी आज ही हम तैयारी करवा देंगे बीटीएसटी ट्रेड्स के जरिए। लेकिन डिम्पी, जरा ये बताइए कि 225 अंकों की नरमी, क्या यहां से भी डिस्ट्रप्शन थोड़ा सा संभव है, आशंका है, या फिर हम अब ये रेंज के लोअर बैंड पर है, यहां से थोड़ी रिकवरी देखेंगे क्लोजिंग के शो में? देखिए, जो आज 225 पॉइंट की गिरावट मार्केट के निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है, इसका सारा का सारा क्रेडिट अब एमपीसी की बैठक को नहीं दिया जा सकता। इसमें बहुत बड़ा वेटेज, मैं इसमें से 226 पॉइंट में से करीब 50 पॉइंट तो आईटीसी के नाम का निकाल लूँगा। और एक फाइट से, एक रिफ्ट से मार्केट के अंदर चल रही है प्राइवेट बैंक वर्सेस निजी बैंकों का।
उनका कामकाज अलग है, उनकी बैलेंस शीट्स अलग है, उनका सब तरीका अलग है, लेकिन वो एक ही अम्ब्रेला के अंदर है, दैट्स कॉल्ड बैंकिंग। तो आज आप देखेंगे ना, आपको शिफ्ट स्टांस साफ साफ दिखेगा। आपको मैं 3 सरकारी बैंक दिखाता हूँ तो इससे थोड़ा आपको और क्लियर होगा। फर्स्ट एसबीआई, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा पंजाब नेशनल बैंक। तीनों सरकारी बैंक है, तीनों हरे निशान में है। लेकिन 3 निजी बैंक दिखाता हूँ, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, चौथा दिखा देता हूँ इंडसइंड बैंक, वो भी नीचे है, बंधन बैंक वो भी नीचे है। तो आपको ये साफ साफ दिखेगा कि सरकारी बैंकों में ऐसा क्या हो रहा है कि उनके पास ये नियम लागू नहीं हो रहे क्या, जो भी आप बता रहे हैं कि उनमें कंप्लायंस के इश्यूज बनाए जा रहे हैं, क्या मार्केट के अंदर वो शेयर नहीं ट्रेड हो रहे। तो ये जो रिफ्ट है, ये जो पैसा मूव हो रहा है सरकारी बैंकों की वैल्यूएशन को चेज करने में और निजी बैंकों के थोड़ी वैल्यूएशन को एडजस्ट करने में, ये क्लियरली विजिबल है। एक तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, अगर आप इस समय देखेंगे तो रिलायंस हरे निशान में है। अगर आप देखेंगे भी तो रिलायंस आपको मैं हरे निशान में दिखा सकता हूँ, इस समय स्क्रीन पे लेके आइएगा। उसके बावजूद भी आप डेज लो टेस्ट कर रहे हो। आप ये रिलायंस का चार्ट डेज लो टेस्ट हो रहा है। खैर, इस बीच बलरामपुर चीनी के नंबर आ गए। एक काम करते हैं, बलरामपुर चीनी को पहले ज़रा ऊपर लेके आओ और उसके बाद हम फिर ज़रा इस डिस्कशन को आगे बढ़ा लेंगे। हमारे साथ तो मेहमान हैं, उनसे तो हम पता करते रहेंगे। बलरामपुर चीनी, अभिषेक अगर नंबर आपने देख लिए तो बताइए। मेरे को तो मार्जिन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इसके, 8% के आसपास के मार्जिन, 9% मार्जिन है, 9% के आसपास का मार्जिन है। अच्छा रिपोर्ट किया और आप देखिए जो ही नतीजा है उसके बाद शेयर में रिकवरी भी देखी है। आय में भी 25% का बढ़िया उछाल है। मार्जिन 8 से बढ़कर 9.25%, 1% से ज़्यादा की उछाल हम मार्जिन में देख रहे हैं। और स्टैंड अलोन मुनाफे की बात करें तो वहां पर 36% के आसपास का उछाल है। 60 करोड़ का मार्जिन रिपोर्ट किया और शेयर आ गया है बाकायदा अब हरे निशान में। एक और पॉइंट भी मेरे को इसमें ठीक लगा, जो ये बीटा फायर किया जा रहा है, 42% से बढ़कर 113 करोड़ का हो गया है। देखिए, शुगर वाली कंपनीज में ना चेक कीजिए प्रॉफिट, आप शुगर वाली कंपनीज में उसका मार्जिन और उसका ऑपरेशन चेक कीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो इन्हीं दोनों चीज़ों से जूझते रहते हैं। मार्जिन कैसे ऊपर से नीचे होते हैं उनको पता है, क्योंकि वो ग्लोबल मार्केट्स के फ्रंट पर भी हैं। अच्छा, ये शुगर कंपनीज अब शुगर नहीं है, बाय द वे आपको बता दें, ये एथेनॉल कंपनीज भी हैं। तो एक कंसोलिडेटेड नंबर देती है। बलरामपुर चीनी कभी अपना बिजनेस एथेनॉल का अलग से आपको निकाल के नहीं बताएगा। तो इसलिए इन दोनों में मार्जिन्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है और एबिट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। और मेरे पास जो जानकारी है, मार्जिन्स 8 से 9% हुआ है, एबिटा 42% है। आई होप ये भी बड़ा ही होगा। पुराना वाला भी मेरे पास नहीं, मैं चेक करके वो भी बता दूंगा आपको। लेकिन मेरे को इन दोनों फ्रंट पे तो नंबर्स ठीक लगे कम से कम। नंबर ठीक है डिम्पी। और नंबर आने से पहले देखिए 390 रुपये के आसपास का शेयर था दिन के निचले स्तर पर, और उसके बाद हमने रिकवरी देखी है, हरे निशान में आया। थोड़े से प्रेशर में ज़रूर है इस वक्त, 0.25% के आसपास की। अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं और एक बार बलरामपुर चीनी पर व्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम बाजार पर भी व्यू लेंगे। विवेक कारवा हमारे साथ हैं, फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट के। अंशुल जैन और अक्षय भागवत आपको टेक्निकल नजरिया देंगे। विवेक जी, अंशुल जी, अक्षय जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। अक्षय जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बलरामपुर चीनी नंबर्स अच्छे हैं, मार्जिन के फिगर्स भी अच्छे हैं और स्टॉक को हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सत्र से रिकवरी वाले मूड में है। 400 के आसपास का भाव है, करना क्या है अभी? गुड आफ्टरनून। तो अगर बलरामपुर चीनी पोस्ट रिजल्ट देखे तो थोड़ा सा एक उछला है 390 के स्तर से। ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म के नजरिए से देखे तो एक रेंज में सीमित है, अपर एंड ऑफ द रेंज 420 है। तो अगर रिजल्ट अच्छा है तो इसके चलते आपको एक उछाल में बेस्ट केस में 420 420 यहां तक अपसाइड टारगेट दिख सकता है। तो ट्रेडिंग का सपोर्ट 390 जहां से आज का लो से बेस से उछला है। तो आप अगर बाय करना चाहे या ये ट्रेड में पार्टिसिपेट करना चाहे तो 387 के स्टॉप के साथ 420 के टारगेट के लिए बने रहे। 20 का टारगेट है, इसमें आप बने रह सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल के जो नंबर है अभिषेक, मैंने उसका जो प्रॉफिट सिर्फ चेक किया, मेरे पास सिर्फ प्रॉफिट का नंबर है, वो तो मिस है। और हमने बाकायदा लिख दिया, टिकर टीम को मैं शाबाश भी दूंगा, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से लिखा ये कि कितना अनुमान था, 256 करोड़ का अनुमान था, 245 करोड़ का आया है। अभी और नंबर भी आ जाएं, खाली प्रॉफिट के तौर पर तो बोला। अच्छा, क्या मिस बहुत बड़ा मिस है क्या? मैं बोलूँगा स्लाइटली मिस है। 250 करोड़ में 10 करोड़ ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसलिए कोई ज़्यादा गंभीर बात नहीं है। और नंबर जैसे जैसे स्क्रीन पर आएंगे तो आपके सामने बात रखेंगे। अभिषेक, आय पर आए हैं 14% घट के आय आई है। और एक और आंकड़ा जिसको शेयरधारक बहुत पसंद करते हैं और हम चर्चा भी करते हैं, वो है डिविडेंड का। 6 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया, हालांकि छोटा सा डिविडेंड कहेंगे अपोलो हॉस्पिटल के साइज के हिसाब से, लेकिन मुनाफे पर थोड़ा सा मिस ज़रूर है। अपोलो हॉस्पिटल को भी चेक कर लेते हैं। अंशुल जी बताइए, अपोलो हॉस्पिटल कैसा लग रहा है आपको शेयर? जी नमस्कार अभिषेक, नमस्कार डिम्पी जी।
अपोलो हॉस्पिटल में वीकली चार्ट पे एक बड़ा बेस का ब्रेकआउट था 5,900 रुपए पे, जिसका टारगेट 7,200 रुपए के आसपास है। तो जर्नी अभी स्टार्ट ही हुई है इसकी। हालांकि डेली चार्ट पे 23 जनवरी को एक सेल ऑफ था, उसका मिड कुछ हद तक प्रोटेक्ट हो रहा है, बट चार्ट पैटर्न बुलिश है। एक ब्रेकआउट की जरूरत है 6236 के ऊपर। 6236 निकलते से स्टॉक बुल रन में आ जाएगा और इमीडिएट टारगेट 6400 रहेगा और ब्रॉडली 7200 तक की इसकी जर्नी है जो अभी स्टार्ट ही हुई है। ठीक है, 7200 की जर्नी है जो कि स्टार्ट हो रही है, ऐसा अंशुल का मानना है। बढ़िया है, 6200 रुपये पर शेयर ये ट्रेड कर रहा है अपोलो हॉस्पिटल का। एक काम करते हैं फटाफट, अब जरा ना अब कॉल्स ले लेते हैं आपके लिए कि ट्रेड के मौके बन कहाँ पर रहे हैं। अक्षय जी, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए सर, क्या चुना है आपने आज के लिए? जी, बाजार थोड़ा स्लिपरी टफ पे है, तो जो स्टॉक्स चुने हैं एक लॉन्ग की तरफ है और एक शॉर्ट की तरफ। पहले शॉर्ट की तरफ जो है वो है पॉलीकैब। तो ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा नेगेटिव है और अगर आप डे ट्रेडिंग में भी देखें काफी बिकवाली का प्रेशर है करीबन 4400 के आसपास। तो फ्यूचर्स के जरिए आप इसको शॉर्ट करें फॉर अ टारगेट ऑफ 4125 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 4405। तो पॉलीकैब पहला ट्रेड शॉर्ट की तरफ। और दूसरा ट्रेड है सरकारी कंपनी BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो करीबन 185 के आसपास ट्रेड हो रही है। 180 के सपोर्ट से उछला है आज। डे ट्रेडिंग में पॉजिटिव रिएक्शन रहा है फ्रॉम द सपोर्ट जोन। मेरा मानना है कि जो स्विंग हाई था 195 तक, वहां तक छू जाएगा। तो 197 का टारगेट और 179 का स्टॉप, ये ट्रेड बनेगा BEL में बाई की तरफ। BEL बाय और पॉलीकैब सेल। अंशुल, आपके लिस्ट में क्या है? जी अभिषेक जी, मैं मिड कैप और स्मॉल कैप्स में ज्यादा रहता हूं, तो मैं वही पिक्स दूंगा। वैसे मंडे का पहले मैं याद दिला दूं कि एक्सिस बैंक फ्यूचर्स में STBT दिया था, तो उसका टारगेट हो गया है। और EKC मैंने बाय दिया था, वहां 15% चल चुका है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। सिमिलर पैटर्न पे प्रिसीजन वायर पे एक बाइंग रहेगी। यहाँ पे 12 हफ्ते का एक बेस ब्रेकआउट आया था और कल के सेशन में उसको रीटेस्ट भी कर लिया है 140 रुपए पे। तो करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। 145 के अराउंड 130 का स्टॉप लॉस रहेगा और 175 का टारगेट रहेगा। अगेन 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं स्टॉक को अचीव करने में, उससे पहले हो जाएगा, बट ब्रॉडली 2 से 3 हफ्ते हम पकड़ के चल रहे हैं। दूसरा स्टॉक जो बाई रहेगा सिमिलर पैटर्न्स पे फिलाटेक्स का रहेगा। यहाँ भी 12 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था और फॉलो थ्रू मूव मिल रही है। 64 रुपीज पे फ्रेश बाइंग रहेगी, 60 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा और 80 रुपए का टारगेट रहेगा। दोनों का टाइम फ्रेम 2 से 3 हफ्ता है, बट उससे पहले भी चल सकता है, जिससे EKC चल गया था। ठीक है, EKC आपको ध्यान होगा अभिषेक, हमने जब सर ने बताया था आपको EKC एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स, तो हमने चार्ट के जरिए भी आपको नोटिस करवाया था कि हमको तो बड़ा प्यारा लग रहा है सर का शेयर और ये बढ़िया चलना चाहिए। अंशुल सर, आपको भी ध्यान होगा EKC एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स हमारी चर्चा हुई थी। एक बार मेरी स्क्रीन दिखाएंगे तो शायद अभिषेक को भी याद आ जाएगा कि हाँ, यही ड्राइंग्स थी जिस दिन हम उस दिन चर्चा कर रहे थे कि फर्स्ट राउंड तक जाएगा, फिर सेकंड राउंड तक भी मूवमेंट दिखा सकते हैं। बजाय मेरी स्क्रीन दिखाइए तो एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स और सर की ट्रेडिंग कॉल्स आपने नोट कर लिए होंगे। ये भी आज तो ठीक है, थोड़ा नीचे है, लेकिन उसके बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव उसने दिया था। जल्दी दिखाइए स्क्रीन पे। कोई बात नहीं, विंडो एडजस्ट करते रहिएगा अच्छे के दौरान ही। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि एकदम से बिल्कुल फिट करके लेके आना है, ऐसे ये लेके आओ, बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो। हाँ। ये अब आपको ध्यान आ गया अभिषेक? बिल्कुल। ये हमने पहले डॉटेड लाइन लगाई थी, बोला था ये पार होगा तो फिर यहाँ तक भी आएगा और अंशुल जी ने पहले टारगेट को अचीव करवा दिया। आई होप दूसरा टारगेट भी आपको मिल जाएगा। इसका लगातार ये 3 सत्र चला है और 3-4 दिन पहले की बात है, उसके बाद ही चल रहा था वो। आज 3 सत्र के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, लेकिन 140 रुपए के नीचे के भाव थे जब अंशुल जी ने रेकमेंड किया था और आपने उस पर अपनी कन्विक्शन वाली मुहर भी लगा दी थी कि नहीं ये शेयर चलेगा। और आज देखिए लगातार उसमें ग्रीन कैंडल्स ढेर सारी दिखेंगी। बिल्कुल, और आपको ढेर सारी दिखेंगे, बड़ी कैंडल्स पे दिखेगी। अवनी भट्ट हमारे साथ जुड़ रही है ऑप्शंस के ट्रेड के लिए। एक बार अवनी भट्ट को भी लेके आइए और साथ में विवेक जी को भी दिखाइए जरा स्क्रीन पर। विवेक कारवा जी को और अवनी भट्ट को भी लेके आइए स्टिंग के साथ। देखिए विवेक सर, आपका ना नाम भी विवेक है और आपके कर्मों में भी बड़ा विवेक है। मेरे को आप थोड़ा अपने विवेक का परिचय देते हुए सिर्फ 2 मिनट में आपके पास और ले रहा हूँ, मैं आपके पास लौटूंगा। मैं अवनी भट्ट से एक ऑप्शंस का ट्रेड ले लूँ सर? विवेक जी, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है जी। कोई दिक्कत नहीं। देखिए ना, ये होता है ना, ये होता है विवेक। नाम से थोड़ी ना विवेक है, वास्तव जीवन में भी विवेक कितना भयंकर है। ठीक है, बहुत ही शानदार। अवनी भट्ट जी को अब जरा लेके आइए।
अवनी भट्ट जी नमस्ते। आपके ऑप्शंस का ट्रेड की तो हम इंतजार ही करते रहते हैं, बताइए आज आपका कौन सा सौदा है? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। तो अभी ऐसे गिरते हुए मार्केट Good में afternoon, sir. ऑप्शन का अगर ट्रेड देना है तो स्टॉक ऐसा होना चाहिए कि जिसमें मोमेंटम बहुत अच्छे से पकड़ा हुआ हो और वो जारी रहे। तो आज टाटा पावर के स्टॉक ने 401 के ऊपर एक ब्रेकआउट दे दिया है, फ्रेश न्यू ऑल टाइम हाई बनाया है और 400 की कॉल में भी काफी ओपन इंटरेस्ट में हमें गिरावट देखने मिली है और 400 के पुट में एडिशन भी देखने मिल रही है। सो ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक अभी ऊपर की तरफ 420 तक चलना चाहिए। तो हम एटीएम कॉल 405 की कॉल में खरीदारी करके चलेंगे लगभग 16 से 16.50 के बीच में और इसका लक्ष्य रहेगा 24 रुपए का और स्टॉप लॉस लगाना है 13 रुपए का। तो इसमें अधिकतम मुनाफा 24 रुपए के टारगेट पे होगा करीबन 25,000 और जो स्टॉप लॉस पे अधिकतम नुकसान जो है वो 10,000 का रहेगा। तो क्योंकि इसका लॉट साइज बड़ा है तो हम पोजीशन साइजिंग ऐसी बनाए क्योंकि अधिकतम नुकसान जो है थोड़ा हायर साइड पे है, 10,000 पे है, तो पोजीशन साइजिंग पे ध्यान दीजिएगा। और हो गया आपके लिस्ट में 405 का। और ये बात अवनी आपने बहुत बढ़िया बोली कि इस समय मार्केट के अंदर एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है, शांति से कुछ शेयर्स ढूंढने का समय है। और एक बात बता दूं अभिषेक, वो थोड़ी हमारी बात भी रुक गई थी, वो भी कंप्लीट करूंगा, पहले जरा ये बता देता हूँ। लक्ष्य है 24 रुपये का और आपको इस कॉल के अंदर रहना है टाटा पावर की। और टाटा पावर इस समय सेफ काउंटर है, 13 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है, 16 में आप आ जाइएगा। रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेटेड है, 10,000 जाएंगे, 25,000 रुपये आएंगे, इसलिए एक लॉट की ही कैलकुलेशंस के हिसाब से हमने प्रॉफिट लॉस आपका कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान रखिएगा। अवनी भट्ट का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा ऑप्शंस ट्रेड का, इसलिए मेरा कन्विक्शन हाई रहता है जब भी अवनी हमको कोई ऑप्शंस का ट्रेड देती हैं। तो पेज इंडस्ट्रीज़ के नंबर आ गए और नंबर आने से पहले ये शेयर थोड़ा अपने आप को फिट कर रहा था। इसमें आज 36,500 का जैसे ही लेवल पार हुआ ना, उसके बाद नंबर्स ने एकदम से जान भर दी है। विवेक सर, ये पेज इंडस्ट्रीज़ के नंबर आए हैं, एक बार जरा मैं आपके लिए स्क्रीन पे पढ़ भी देता हूँ। और उसके बाद क्या सडन शूट अप हुआ है, लेकिन क्या है चल जाएगा बहुत, इस पर मेरे को थोड़ा डाउट है क्योंकि मेरे पास अभी पूरे नंबर्स आए नहीं। जो भी आ जाएंगे मैं जरा मार्जिन के और चेक करना चाहता हूँ। पेज इंडस्ट्रीज़ आपको मालूम है जो ब्रांड है वो इसी कंपनी का ही है, पेज इंडस्ट्रीज़ का। मार्जिन चेक करना बहुत ज़रूरी है, मुनाफा तो आ ही जाएगा। 124 करोड़ से बढ़कर 152 करोड़ का मुनाफा है। आय भी बढ़ी है इनकी, एक 1200 करोड़ रुपए के आसपास से आय बढ़कर 1228 करोड़ हुई है। सिर्फ मेरे को मार्जिन्स की वेट हो रही है। विवेक सर, अगर आपके पास स्टडी किया हुआ है ये शेयर तो जरा बताइए सर, पेज इंडस्ट्रीज। देखिए, नंबर्स तो अभी आए हैं तो बहुत सटीक तरीके से बोलना मुश्किल होगा, लेकिन जो ऑन द फेस ऑफ इट है तो करीबन अगर 150 करोड़ क्वार्टरली अगर नंबर्स है और मार्केट कैप कंपनी का अगर 40,000 करोड़ है तो वैल्यूएशन वाइज देखिए अभी भी मुझे थोड़ा ये कॉस्टली लग रहा है। कोविड के बाद में क्या हुआ था कि काफी एक स्टैंडर्डाइजेशन और लोग ब्रांड स्पेसिफिक हो गए थे और उसके कारण मे बी रिजल्ट्स में दिख रहा है, लेकिन आगे चल के यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है। ये जो सेक्टर में काम करती है कंपनी, अब यहाँ से पेज से भी ज्यादा, जॉकी से भी बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है, तो आगे चल के कंपटीशन तो हाई है। और 150 करोड़ का वैल्यू मतलब प्रॉफिट 40,000 करोड़ के मार्केट कैप पे मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा है। करीबन 70-80 का पी इसमें दिख रहा है, तो ओवरऑल कॉस्टली ही लग रहा है। तो आप सही बोल रहे हो, ये एक स्पाइक दिखाया है बिकॉज प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा चलेगा क्या, ये डाउट को भी डाउट है, मेरे को भी डाउट है। हालांकि इसके मार्जिन्स भी आगे हैं सर, जिसकी मैं वेट कर रहा था, वो 16 से आए हैं 18.5% और इनका ऑपरेशन प्रॉफिट्स भी बढ़ा हुआ है। तो 16 से 18.5 का मार्जिन्स आया हुआ है और बीटा यानी कि बिट्स भी इसके बढ़ के, यानी ऑपरेशनल प्रॉफिट्स उसका बढ़ के आया हुआ है। 100 रुपये का डिविडेंड भी दे दिया, चलो ये भी अच्छी बात है, तो 2.5% हो गया। ये मार्जिन्स आने के बाद एक सेकेंड राउंड की तेज़ी और आई है मेरे लिए। प्रॉफिट देखिए, कुछ जो इस तरह के शेयर्स होते हैं ना, इसमें मार्जिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये बात विवेक सर भी अभी आपको बता रहे थे। टेक्निकली भी एक काम करते हैं, इस पर जरा एक व्यू पॉइंट ले लेते हैं। और अभी 37,000 पे चल रहा है, 750 रुपये पर है। अंशुल एक बार जरा चेक करना पेज इंडस्ट्रीज। पेज इंडस्ट्री थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में लग रहा है, लेकिन ओवरसोल्ड काउंटर है, इसमें मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया है 35,750 रुपए के आसपास और लगभग उसी जोन से आज भी चला है, तो थोड़ा सा पुल बैक दे सकता है 39,500 तक।
बट 35,700 का मेजर स्टॉप लॉस होना चाहिए। 35,700 रुपए टूटने के बाद इसमें बड़ी मंदी आएगी 30,000 रुपए तक। तो अगर लॉन्ग है तो 35,700 का स्टॉप लॉस रहेगा, 39,500 के आसपास एग्जिट कर लेना चाहिए। जी, नंबर्स बता दिए, फंडामेंटली सर्किल बता दिया, अंशुल जैन ने आपको टेक्निकल बता दिया, थोड़े बहुत जो नंबर्स के डाटा थे वो हमने आपके सामने रख दिए। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे। आज ना आईटीसी गिर रहा है बैट की वजह से। ये बैट क्या है, आईटीसी के लिए क्यों सिरदर्द बन गया और ये मार्केट को क्यों ड्रैग करवा रहा है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी आपके सामने रखेंगे। तुरंत लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। किसी तरह की कोई रिकवरी नहीं है और ये और ऑलमोस्ट डेज लो पे आके आपको ट्रेड करवा रहे हैं। खैर एनी हाउ, हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, शरद को अपने साथ जोड़ लेते हैं। खबर गर्म हमारा एक सेगमेंट है, जल्दी से पता करते हैं कि डीलिंग रूम में चल क्या रहा है। जी बिल्कुल, एचईजी और ग्राफाइट जो है फोकस में रहने वाला है और हमारी डीलर से बातचीत हो रही है जहां से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की अच्छी बाइंग देखने मिल रही है और कुछ ब्रोकरेजेस ने तो अपग्रेड भी किया है। अब इम्पॉर्टेंटली देखें तो जो डिलीवरी है वो आंकड़ा जो है, स्पेशली आप बात करते हैं ग्राफाइट इंडिया की, तो उनका डिलीवरी नंबर लगभग 35% आ रहा है और उसका जो 1 वीक एवरेज है वो 28% का है और वही एचईजी का 30% है और 1 वीक एवरेज देखें तो 26% आ गया है। अब देखा जाए तो कैश मार्केट के शेयर्स के जनरली डिलीवरी जो होते हैं 50% से नीचे होते हैं, जो वायदे बाजार के रहते हैं वो 50% से ज़्यादा होते हैं। अब देखा जाए तो जो डिलीवरी वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हो रही है वो पिछले 3 से लेकर 4 सेशन में देखने मिल रही है और इम्पॉर्टेंटली जो डिमांड है वो एक्सपेक्टेड है बाजार का लॉन्ग टर्म बेसिस में जो है ओवरऑल बढ़ने लगे ग्राफाइट इलेक्ट्रोड के लिए। जो डीआईज ऑलरेडी इन्वेस्टेड है आपके एचईजी में वो इंक्लूड करते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड और हाल ही में ये कंपनी 200 करोड़ का जो है एक्सपेंशन प्लान फॉरेन पे जो है अलॉट किया है। अगर बात करें ग्राफाइट इंडिया की तो यहाँ पे भी क्वांट म्यूचुअल फंड प्रस्तुत है, बट इसके अलावा डीएसपी म्यूचुअल फंड और टाटा म्यूचुअल फंड जैसे दिग्गज फंड हाउसेस भी ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। तो इन स्टॉक्स को जो है ज़रूर अपने रडार में रखिएगा जहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बाइंग देखने मिल रही है और डिलीवरी वॉल्यूम्स में भी इम्प्रूवमेंट आया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आपने अच्छे से शेयर्स बता दिए। ग्रेफाइट एचईजी दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों एक जैसे ऑलमोस्ट इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज भी है और इंस्टीट्यूशंस भी ऑलमोस्ट एक जैसा ही काम करते हैं, दोनों पे रिसेंट रिपोर्ट्स भी हैं। एक काम करते हैं, जरा अक्षय से पता कर लेते हैं। अक्षय, जरा एचईजी और ग्रेफाइट जल्दी से चेक करके आप बता दो, एचईजी और ग्रेफाइट। एचईजी का अगर आप ट्रेडिंग नजरिए से व्यू देखें तो एक रेजिस्टेंस पे ट्रेड हो रहा है, रेजिस्टेंस है 1965। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया है तो थोड़ा सा 2000 का लेवल क्रॉस करने दे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा जहां से स्टॉक मोमेंटम पिकअप करेगा। बाकी अगर आपका नजरिया थोड़ा सा लंबा है मीडियम टर्म के लिए तो आप होल्ड करके चले स्टॉक को, 2050 से 2070 तक अपसाइड दिख सकता है। और अगर दूसरा स्टॉक मैं मिस कर गया, डिम्पी जी आप रिपीट करेंगे? डन। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी थोड़ा रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, अगर ये पार हो जाता है तो फिर शॉर्ट टर्म में बेनिफिट आएगा, अदरवाइज लॉन्ग टर्म में आप अभी कंफर्टेबल हैं। ठीक है सर, डन, एग्री सर, पॉइंट टेकन है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि आईटीसी के अंदर आज ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रही है जो कि बैट से जुड़ी हुई है। क्या है पूरा माजरा बताने के लिए अभिषेक है मेरे साथ, मेरे सहयोगी हैं, उन्होंने पूरी स्टडी की हुई है इस पर। विवेक सर आप भी गौर से ज़रा सुनिएगा पूरे माजरे को, फिर ज़रा हमको गाइड करके बताइएगा कि आखिरकार करना क्या है। आईटीसी में बैट ये क्या है अभिषेक? डिम्पी, बैट यानी कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, ये ब्रिटेन की सबसे पुरानी ये टोबैको की कंपनी है, करीब करीब 122 साल पुरानी है और इसका आईटीसी में जो निवेश है वो भी बहुत पुराना है, 1900 के आसपास का इनका निवेश है और 29% के निवेश के साथ, 29% के स्टेक के साथ ही आईटीसी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। थोड़ी बहुत उन्होंने स्टेक घटाई है 2022 से लेकर 2023 के बीच में, लेकिन अभी भी 29% के आसपास का स्टेक है। और अब ये खबर आई है कि बीएटी अपने स्टेक को रिड्यूस करने पर विचार कर रहा है और बैट की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आया है कि कुछ जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स होते हैं, जो पेचीदगियां होती है, उसको दूर करने पर काम कर रहे थे और वो समय समय पर आईटीसी में अपने स्टेक का रिव्यू करते रहे। अच्छा, बैट अपना स्टेक बेचने पर विचार क्यों कर रहा है? अब बीएटी दरअसल थोड़ा सा डेट ज़्यादा है, तो डेट को रिड्यूस करके बैट चाहता है कि उसको थोड़ा उस पर काम किया जाए और आईटीसी में अपने स्टेक को मोनेटाइज किया जाए। इनका बहुत ही एक मशहूर ब्रांड है ब्रिटेन में, डनहिल एंड लकी स्ट्राइक सिगरेट, बहुत मशहूर है। लेकिन अगर हम
आईटीसी की बात करें तो आईटीसी आज 8 महीने के निचले स्तर पर फिसल गया है। 410 रुपए के आसपास का भाव आपको दिखेगा, 414 का भाव है। और दिसंबर में एक एनालिस्ट मीट की थी बैट ने, जहां पर उन्होंने अपने स्टेक को रिड्यूस करने के संकेत दिए थे। तो आईटीसी आज टूट रहा है, लेकिन अगर हम बैट की बात करें तो उनका जो शेयर लिस्टेड है वो 4 साल में आज वहां सबसे बड़ी तेजी हम देख रहे हैं इस खबर के बाद। लेकिन अब 29.03% हिस्सेदारी जो बैट की है आईटीसी में, उसकी जो वैल्यू है करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की है। और अगर हम किन कंपनीज की हिस्सेदारी उसकी बात करें तो टोबैको मैन्युफैक्चरर्स इंडिया, मिडल्टन इन्वेस्टमेंट कंपनी, रॉथमैन्स इंटरनेशनल एंटरप्राइजेज, ये कुछ कंपनीज है जिनके जरिए बैट की होल्डिंग आईटीसी में है। तो ये स्टेक रिड्यूस करेंगे, उसकी भी चर्चाएं हैं, अभी हुआ नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर आईटीसी के लिए झटका जरूरी है। ठीक है, 29% के करीब होल्डिंग है इनकी आप बता रहे हैं, और ये इसको घटा भी सकते हैं, यानी कि लिक्विडेट भी कर सकते हैं। एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए इस पे विवेक सर। देखिए, कोई भी बड़ा प्लेयर आएगा और बड़ा प्लेयर जाएगा, उसका फ़र्क तो होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सर जरा मेरे को इस खबर का आपका एनालिसिस क्या जरा ये बताइए। एमपी जी, जब ये 500 रुपए चला गया था आईटीसी, तभी भी कई बार कईयों से बात हुई कि कॉस्टली लग रहा है, बहुत महंगा लग रहा है शेयर, क्योंकि उस रनअप के बावजूद बाद। अब देखिए, बड़ा शेयर होल्डर आएगा जाएगा की बात नहीं है, ये एक बहुत लंबे टाइम से शेयर होल्डर, समझ लीजिए जैसे मारुति सुजुकी है, आज अगर बोले सुजुकी हम तो पूरा टोटली निकल के जाएंगे बाहर, तो कितना इम्पैक्ट हो सकता है शेयर पे, वैसा ही इम्पैक्ट इधर दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर इसका स्टेक, वो छोटा मोटा स्टेक नहीं है, ऑलमोस्ट 28-29% स्टेक है ब्रिटिश टोबैको कंपनी का, तो उसको कौन आके लेगा या फिर ये पब्लिक में बेचेंगे, वो पब्लिक में बेचने का सवाल ही नहीं है। तो वैल्यूएशन वाइज देखिए, अभी भी मुझे थोड़ा सा स्ट्रेच लग रहा है आईटीसी। मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा एंट्री पॉइंट होगा अगर ये हमको करीबन 350 रुपए के आजू बाजू मिले। और अगर आईटीसी को चलना है तो मैनेजमेंट को एक प्रोएक्टिव कॉल लेना पड़ेगा कि होटल बिजनेस यहाँ से डाइवर्सिफाई करे। अगर वैसा अगर अलग करते हैं तो हो सकता है कि वैल्यू अनलॉकिंग आईटीसी में देखने को मिले, लेकिन मेरे हिसाब से फेयर वैल्यू करीबन 350 रहेगी। और अगर ये सही में ये लोग बेच के निकलने वाले हैं तो देखना पड़ेगा कि अब इसको ऑब्जॉर्व कौन करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेक है ये। पे एक आपको रिकमेंडेशन दे दी है विवेक सर ने ऑलरेडी आपको, तो ये आप नोटिस करने वाला है। हालांकि ये कल भी इम्पैक्ट होगा, इस पे हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। क्या वन डे इम्पैक्ट है कि मार्केट के अंदर खबर आ गई है, सिर्फ यहीं तक है। अंशुल सर, एक बार ज़रा एस्कॉर्ट्स कबोटा आप चार्ट चेक कीजिए, मैं नंबर ज़रा बता देता हूँ दर्शकों को। इनका स्टैंड अलोन मुनाफा करीब 48% के आसपास बढ़ा है। इनका एबिट करीब 63% से बढ़कर 312 करोड़ रुपया हो गया है। नंबर प्राइमा फेसी ठीक लग रहे हैं। मार्जिन 8.5% से 13% है। जो नंबर्स अभी मैं रीड कर रहा हूँ सिर्फ मैं उसी के बेसिस पे बता रहा हूँ, अभी मैंने पूरा गौर से नहीं देखा, लेकिन जो नंबर्स मेरे को दिख रहे हैं उसमें कहीं भी मेरे को ना तो डी ग्रोथ दिखी, मार्जिन्स इम्प्रूव्ड हो रहे हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, शेयर थोड़ा करेक्टेड था, मार्केट ने इसको डिस्काउंट नहीं किया हुआ था। और अभी आज आरबीआई गवर्नर की जब आप स्पीच सुन रहे होंगे ना, तो उन्होंने एक बात बोली थी, मैंने वो नोट कर ली थी उस समय, कि उनका अभी तक ये मानना है कि इस बार मॉनसून नॉर्मल रहेगा। अभी तो गर्मी भी नहीं आई, लेकिन फिर भी आरबीआई गवर्नर ने मॉनसून की प्रेडिक्शन को लेकर इस बार की पॉलिसी में बोल दिया, अभी बता रहे थे थोड़े घंटे पहले ही वो। तो ये उसी से जुड़ी हुई कंपनी भी एस्कॉर्ट्स कबोटा, एक बार ज़रा चेक कीजिए अंशुल सर इसके चार्ट, मेरे को तो ठीक लगे इसके नंबर्स, को दिक्कत तो अभी तक तो नहीं दिखी है। एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है वीकली चार्ट पे, और चैनल के बॉटम से चला है। जनवरी फर्स्ट वीक में इसने चैनल बॉटम हिट किया था, वहां से धीरे धीरे करके ऊपर चल रहा है। तो चैनल का टॉप 3100 रुपए के आसपास है और वही इसका टारगेट भी रहेगा। यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आज का लो या 2900 रुपए दोनों लगा सकते हैं। 2860 का थोड़ा डीप हो जाएगा, 2900 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशन से तो होल्ड कर सकते हैं। 3100 इसका टारगेट रहेगा, जो चैनल टॉप भी है। और अगर चैनल का ब्रेकआउट आता है तो फिर ये बड़े बुल रन में चला जाएगा। खैर, इसमें जोमेटो के भी नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। कंपनी लॉस टू प्रॉफिट आ गई है, जोमेटो बड़ी ब्रेकिंग में लेके आई है। कंपनी लॉस टू प्रॉफिट है YOY बेसिस पर, YOY यानी कि साल दर साल,
और शेयर 4% ऊपर एक झटके में। दिन भर अभी कुछ नहीं हो रहा था। कंपनी अगेन लॉस टू प्रॉफिट है। पिछली बार का लॉस था करीब 347 करोड़ का। इस बार कंपनी ने जो प्रॉफिट दर्ज किया करीब 140 करोड़ रुपए का। आपको जोमेटो के नंबर्स अभी नीचे लिखे हुए आ जाएंगे। 3.5% ये शेयर ऊपर आ गया है। ये एजेंसीज के हवाले से मैं खबर बता रहा हूँ आपको। 138 करोड़ का कंपनी ने इस बार प्रॉफिट दर्ज किया। राउंड में 140 बोल रहा हूँ आपको। और दूसरा ये लॉस था इसका 347 करोड़ का, और ये लॉस टू प्रॉफिट है बड़े YOY है, यानी कि साल दर साल। पिछले साल से हम इस बार के क्वार्टर को कंपेयर कर रहे हैं। एक बार जरा एक काम करते हैं, विवेक सर से जरा व्यू पॉइंट लेते हैं। विवेक सर, ये जो चार्जेस वगैरह लगा रहे थे और इस बार का जो सीजन इनका निकला है ज़बरदस्त, ये तो वर्ल्ड कप इसी सीजन में आया होगा ना? ये वर्ल्ड कप वाले नंबर सर इसी सीजन में इन्होंने दिखाए होंगे ना? डेफिनेटली वर्ल्ड कप के नंबर्स इस सीजन में आए हैं, और जो ये लोग अब तो धीरे धीरे जो चार्जेस बढ़ा रहे हैं, मतलब लास्ट टाइम 5% बढ़ाया था इन्होंने सर्विस चार्ज। तो क्या है कि इन्वेस्टर्स नहीं, जो कंज्यूमर्स है, उपभोक्ता है, उनको इतना पिंच भी नहीं करता है, लेकिन कलेक्टिवली कंपनी इतना बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट कर पा रही है। और एक और चीज देखिए, कैश ऑन बुक्स बहुत बड़ा है इनके पास, तो उसका भी एडवांटेज ये आगे चल के मुझे कैसे लेंगे ये नहीं मालूम, लेकिन हाँ, हो सकता है कि ये स्विगी को भी टेक ओवर करने की कोशिश करे, ये सब आगे चल के होगा। तो मैं तो बुलिश हूँ इन लेवल्स पे। 40 रुपए आया था तब खरीदा था, और उसके बाद में एक बार 100 रुपए बेचा, लेकिन वापस री एंट्री किया। आई थिंक अब अगर मुनाफा दिखाती है कंपनी लगातार, ये आपको 200 के पार दिखने वाला है। जोमेटो को लेकर ये व्यू 4% ऊपर ये शेयर। लेकिन गोवा में चल रहा है इंडिया एनर्जी वीक, और वहां गेल के चेयरमैन संदीप कुमार गुप्ता से हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने गैस सप्लाई, कतर एनर्जी और पेट्रोनेट एनर्जी डील समेत कई मुद्दों पर खास बातचीत की। क्या कहना है उनका, आइए सुनते हैं। मेरा पहला सवाल होगा इंडिया एनर्जी वीक पे। इस प्लेटफॉर्म पे किस तरह के कोलैबोरेशंस की उम्मीद आप कर रहे हैं, या कुछ ऐसे डायलॉग्स या डिस्कशंस, क्योंकि कई सेशंस हैं जिसमें कई ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिस पे डिस्कशंस चल रही हैं। कुछ इस तरह के पॉजिटिव आउटकम्स गेल के कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया एनर्जी वीक एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि हम डिफरेंट पार्टी से मिल सकते हैं, क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अनाउंसमेंट इसी वीक के दौरान हो, वो कुछ अनाउंसमेंट्स हमने जस्ट इस वीक से पहले कर दिए। आपको पता होगा हमने 2 बड़ी डील्स करी रिसेंट पास्ट में ही। एक तो हमने विटॉल के साथ 10 साल का लॉन्ग टर्म LNG का कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसकी क्वांटिटी 1 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम है, और इसके साथ ही एडनॉक के साथ हमने एक डील करी, वो भी 10 साल की है और 0.5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की डील थी। तो ये 2 डील हमने जस्ट पहले अनाउंस करी थी। और इंडिया एनर्जी वीक के दौरान ही पेट्रोनेट LNG, जो कि हमारे जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसमें हमारी 12.5% हिस्सेदारी है, उसने एक बड़ी डील कतार एनर्जी के साथ 20 साल के लिए करी है LNG की, जो 2028 से शुरू होगी, और जो कि अभी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यूअल है। और उसमें हमारा शेयर, गेल का शेयर 7.5 मिलियन टन में 60% का शेयर है। तो इस तरह 4.5 मिलियन मेट्रिक टन के LNG वो भी हमने अपनी सुरक्षित कर ली है उस डील के तहत। इस डील की ही बात करूं तो उसकी जो डिलीवरी की स्ट्रक्चर है वो किस तरह की है, किस तरीके से आप गैस लेंगे, वो पहले की जो डील थी जिसका एक्सटेंशन हुआ है उससे कितना अलग है? इससे पहले जो डील है जो 2028 तक चलेगी, उसमें ये FOB बेसिस पे डील थी। इसका मतलब ये है कि कतार से ये गैस कतार के शिपिंग चैनल्स के थ्रू ही डिलीवर होती थी इंडियन पोर्ट्स को। तो इंडिया एनर्जी वीक में एनर्जी सेक्टर से जुड़े तमाम दिग्गज मौजूद हैं। IOC के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य से हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने गैस सप्लाई करार और क्षमता विस्तार पर खास बातचीत की। आइए भी सुन लेते हैं। मैं पहला सवाल पेट्रोनेट का जो डील है जिसका एक्सटेंशन हुआ है कतार एनर्जी के साथ, मैं उस पर सर करना चाहूँगा, क्योंकि IOC इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्टी है। इस डील का स्ट्रक्चर क्या होगा और इससे आपको कितना बेनिफिट होने जा रहा है? एक्चुअली हमारी आज भी कतार के साथ एक डील है पेट्रोनेट LNG के थ्रू माध्यम से ही। वो डील 2028 में एक्सपायर हो रही है, और ये डील 2028 में लागू होगी अगले 20 साल के लिए। तो लॉन्ग टर्म डील है, और ये हमारे जो प्रधानमंत्री की जो विजन है इंडिया एक ग्रीन गैस इकोनॉमी बनने का, उसके तरफ एक बड़ा कदम है। इस डील के अलावा हमने हाल ही में एडनॉक के साथ लॉन्ग टर्म डील साइन किया है, टोटल के साथ साइन किया है। तो इंडियन ऑयल हर तरफ से जो गैस का कंजम्पशन बढ़ाना है उसके तरफ कदम ले रहा है। और एक बार बता दूं, इंडियन ऑयल के अपनी रिफाइनरीज हैं, तो हमारा एक कैप्टिव कंजम्पशन भी है गैस का,
नॉट ओनली मैं बाहर के कस्टमर को तो देता ही हूँ, बट हमारे रिफाइनरीज जो हमारे नेट जीरो की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसके लिए गैस की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो हम हमारे सारे रिफाइनरीज में भी गैस यूज़ कर रहे हैं और इस गैस यूसेज से भी हमारा नेट जीरो टारगेट अचीव होगा। तो हमारा एक डिफरेंट रोल है, खुद कैप्टिव कंजम्पशन भी है, बाहर का भी कंजम्पशन। ओके, गवर्नमेंट का अपना एस्टिमेट है कि नेक्स्ट फ्यू इयर्स में इंडिया वर्ल्ड एनर्जी रिक्वायरमेंट का 25% डिमांड इंडिया से जनरेट होगा। वैसी सूरत में आपको न्यू ऑन रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ जो ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसकी भी कैपेसिटी बढ़ानी होगी। तो उसमें क्या स्ट्रैटेजी है, साथ ही साथ किस तरह के न्यू कोलैबोरेशंस हम देख सकते हैं? देखिए, आपने अच्छा सवाल पूछा कि आने वाले दिनों में दोनों फॉर्म्स ऑफ एनर्जी रहेंगी। कोर बिजनेस जो हमारा पेट्रोल डीजल का है प्लस द रिन्यूएबल एनर्जी। तो हम हमारी सारी रिफाइनरीज का ब्राउनफील्ड एक्सपांशन कर रहे हैं। ब्राउनफील्ड मतलब जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी उसको और थोड़ी जोड़नी है। जैसे पानीपत का एग्जांपल दूंगा, पानीपत आज 15 मिलियन टन की रिफाइनरी है, हम उसमें और 10 मिलियन जोड़ रहे हैं जो 2025 के दिसंबर तक रेडी होगा। तो ये सारे रिफाइनरी एक्सपांशन मिला के और जो हमारी CBR रिफाइनरी है नागापट्टनम में उसको लेके इंडियन ऑयल की जो आज जो ग्रुप कैपेसिटी 80 मिलियन टन है वो 107 मिलियन टन होगी। तो इस तरह करो काट दो ना बीच में तो आज भी एनर्जी से जुड़े जो शेयर है वहां पर मोमेंटम हम देख रहे हैं। BPCL, IOC ये तमाम शेयर चल रहे हैं। और अगर हम बात करें एनर्जी में दूसरे शेयरों की तो कोल इंडिया भी आपको चलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बाजार में गिरावट और बढ़ गई है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 794 अंक नीचे है और निफ्टी की बात करें तो 205 अंक नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। अच्छा, जो बड़े बैंक हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या फिर एक्सिस बैंक, इनको अगर आप देखेंगे तो 150 पॉइंट की गिरावट तो इन्हीं से है और जो रही सही कसर है वो L&T और ITC निकाल दे रहे हैं। तो माहौल हम कह सकते हैं कि बैंकों के साथ साथ कुछ और बड़े वेटेज वाले शेयर वहां से भी नेगेटिव हो रहा है। SBI सपोर्ट जरूर थोड़ा थोड़ा है 3.5% के आसपास का, लेकिन पॉइंट के लिहाज से वो उतना नहीं है कि अब बहुत ज्यादा सहारा दे पाए। तो 209 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। विवेक जी, अगर हम बैंकिंग की बात करें, कोटक बैंक 3.5% नीचे, ICICI बैंक 3.5% नीचे, कहीं पर आप वैल्यू हंटिंग की सलाह देंगे क्या, या फिर स्थिरता हो जाए फिर कुछ विचार करें? देखिए अभिषेक, अगर आप में पेशेंस है तो मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ पे कॉन्ट्रेरियन बेट लेना चाहिए इन कंपनीज में, क्योंकि जिन स्तरों पे बाजार है, देखिए कुछ भी कहो, लिक्विडिटी, SIP बुक साइज, आप 1000 चाहे कारण बता दो, लेकिन अगर मार्केट को करेक्शन जो अगर रिवर्सल टू मीन होना है तो वो होके ही रहेगा। तो आज के दिन आप अगर सेंसेक्स का वैल्यूएशन देखो तो करीबन 24.7 के पी पे चल रहा है, जो मतलब लॉन्ग टर्म एवरेजेस को ले लो या फिर रिसेंट टाइम अगले पिछले 5 साल का भी एवरेज ले लो तो उससे भी ज्यादा है। तो थोड़ा बहुत अगर यहाँ से करेक्शन आता है तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। लेकिन जैसे कॉन्ट्रेरियन बेट्स है, HDFC बैंक है या फिर एक्सिस है, ICICI भी है, ये बैंक्स में आप अगर निवेश करते हो तो आपका डाउनसाइड बहुत मिनिमल रहेगा। लेकिन अगर बाजार गिरता है तो अपसाइड आपको मतलब पैसा सेफ रहेगा यहाँ पे। तो ऐसे कॉन्ट्रेरियन बेट मैं जरूर लेना चाहूंगा बैंक्स। ट्रेड बेट आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन निवेश का नजरिया रखिए। ट्रेड को लेकर थोड़ा सा आपको सोचना समझना पड़ेगा। 15 मिनट बंद रह गए हैं बाजार बंद होने में, और ये समझ लेते हैं कि आपके लिए BTST या फिर STBT के मौके कहां पर बन रहे हैं। अक्षय जी, शुरुआत आपसे करेंगे। कुछ कॉन्ट्रा कॉल्स BTST के लिहाज से आपके पास हैं क्या? अगर आपको बाइंग की तरफ देखना है तो पावर के कंपनियों में अभी भी मेरा मानना है काफी दम है, अपसाइड बाकी है। तो यहाँ पे चॉइस रहेगा NTPC जो करीबन 331 के आसपास चल रहा है। आइडियल BTST कैंडिडेट है, 4 दिन कंसोलिडेट कर रहा है अराउंड 330, बस उछलने की देरी है। मेरा मानना है कल उछल जाएगा ये। 345 से 350 आपका टारगेट एरिया बनेगा। आप ये ट्रेड में स्टॉप लॉस बनाइए 325 की। ठीक है, 325 रुपए के स्टॉप लॉस से NTPC को खरीदने की सलाह है। अंशु जी, आपकी नजर कहां पर है? आप क्या BTST या फिर STBT करने की सलाह देंगे? जी अभिषेक जी, अभी सर ने बोला कि HDFC बैंक और मतलब प्राइवेट बैंक्स में बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिख रही है फंडामेंटली। और टेक्निकली अगर मैं देखूं तो वीकली सब S2 के नीचे हैं। ICICI बैंक S2 के नीचे, HDFC बैंक S2 के नीचे, कोटक बैंक S2 के नीचे। तो ये ओवरसोल्ड है और बैंक निफ्टी भी प्रीवियस वीक लो के नीचे बहुत ज्यादा फॉलो थ्रू मूव नहीं लिए। 15 मिनट पे रिजेक्शन कैंडल की फॉर्मेशन है। तो मैं ICICI बैंक में BTST देना चाहूंगा 990 पे फ्यूचर्स में।
इसमें स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा 983 का, और ऊपर में जो बाउंस बैक के लिए टारगेट है वो 1008 के आसपास है। तो आईसीआईसीआई बैंक को बीटीएसटी ले सकते हैं, और आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक अगर बाउंस करता है तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ से 200 से 250 पॉइंट की बाउंस बैक आराम से आ जाएगी। ठीक है, आईसीसी बैंक पर एक आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की सलाह है, बीटीएसटी के लिहाज से खरीदारी करने की सलाह मिल रही है अंशुल की तरफ से। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज हम एक्शन ज़्यादा देख रहे हैं, उसमें से मेट्रोपोलिस है करीब करीब 5% नीचे। हालांकि ये शेयर चल रहा था, आज प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो रहा है। अक्षय जी, मेट्रोपोलिस क्या लगता है कि और फिसलेगा क्या शेयर ये? आज जो पैटर्न बना है एक बेरिश पैटर्न है, रिवर्सल का इंडिकेशन है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। तो थोड़ा जो बिकवाली है और डीपन हो सकता है, करीबन 1620 तक आपको ये दिख सकता है। तो हल्का सा नेगेटिव व्यू बनते हुए दिख रहा है, तो फिलहाल ना खरीदे। 1600 1620 के सपोर्ट बेस पे आएगा तभी रिव्यू कर लेंगे। मेट्रोपोलिस को लेकर ये व्यू। विवेक जी, आप ना जरा एक बार पावर ग्रिड चेक कीजिए। पावर ग्रिड में हम देख रहे हैं कि शुरुआती हालांकि जो तेजी थी वहां से थोड़ा थोड़ा नीचे ये जरूर आया है, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत ही मजबूत शेयर। आज 288 रुपए तक पहुंचा था, 275 के आसपास अभी है। जो लोगों को लग रहा था कि शायद बहुत चल गया, हीट हो गया, गर्म हो गया, मौके चूक गए, अब तो ऊपरी स्तर से करीब 12-14 रुपए सस्ता मिल रहा है। एंट्री करने के लिए लेवल ठीक है या फिर थोड़ा और नीचे आने दें? विवेक जी। ओह ओके, सॉरी, ध्यान नहीं दिया मैंने। देखिए, पावर ग्रिड तो बाई रहेगा इन लेवल्स पे भी। अब क्यों बाई रहेगा? एक तो एनर्जी सेक्टर मुझे लगता है कि यहाँ से एक मल्टीफोल्ड ग्रोथ के लिए तैयारी कर रहा है, और दूसरी चीज ये एक एक्सपेक्टेशन है कि 2030 और 35 के बीच में अपना कंजम्पशन जो पावर का है ये हो जाएगा डबल। तो ये कंपनीज आज के दिन भी आपको 15-16 के पी पे मल्टीपल्स में मिल रही है, और आज भी डिविडेंड यील्ड इनका बेटर है। 6-7 था, वो अब 2-3 हो गया है, लेकिन फिर भी ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। और एक और चीज बोल दो अभिषेक जी, अभी रिसेंटली एक एनएफओ भी चालू होने वाला है एसबीआई का, वो पर्टिकुलरली फोकस्ड ऑन एनर्जी सेक्टर। तो काफी पैसा आगे चल के इकट्ठा होगा इस सेक्टर के लिए, और सारे फंड मैनेजर्स और इकोनॉमिस्ट इस पे बुलिश है। तो मेरे हिसाब से इसको बाई करके रखोगे तो जितने भी पावर के स्टॉक्स है उसमें वन ऑफ द चीपर स्टॉक्स है। ठीक है। खैर, आप देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर जो गिरावट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, और अब करीब 850 अंकों की गिरावट है। सुबह मनीष हमारे साथ थे, हमने उनके सामने ये बात रखी थी कि जो बारूद है ना वो भरा जा चुका है, सिर्फ चिंगारी होना बाकी है, और वो किसी भी तरफ जा सकता है। ये बात हमने अच्छे से कही थी, और हमने सुबह भी ये बात आपको अच्छे से बताई थी कि बैंक निफ्टी के साथ एक्सपेरिमेंट ज़्यादा तेज़ी से ना किए जाए, क्योंकि बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे करेगा। 2 लेवल भी बताए थे, 46,000 के ऊपर आके ही लेना, तब तक शॉर्ट्स को डर नहीं लगेगा, ट्रैप नहीं होंगे, वो चलेगा ही नहीं। दूसरा, 46,200 के ऊपर बैंक निफ्टी आपको बताएगा चलता कैसे है। तो ना तो आज 46,000 के ऊपर टिका पा रहा है अपने आप को, ना ही 46,200 दिखा पाया। उसके बाद जो इसका हाथ शुरू हुआ वो आपकी स्क्रीन के सामने है, 800 पॉइंट नीचे है। 2 दिन पहले ओपन इंटरेस्ट ने जो काम कर दिया था वो क्लियर इंडिकेशन था, और आज निफ्टी के मुकाबले ऑलमोस्ट परसेंटेज में डबल है। खैर, कुछ और इवेंट्स भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि अगले हफ्ते कौन कौन से होंगे, इसका पूरे कंपाइलिंग करके स्नेही मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरी सहयोगी हैं, वो आपको बता रही हैं। स्नेही, बता दीजिए इवेंट्स टू वॉच। जी हाँ, तो आइए देखते हैं कि कल मार्केट की नज़र कहाँ रहेगी। और क्वार्टर 3 अर्निंग्स की बात करते हैं तो निफ्टी पैक में से एक ही कंपनी है जो कल अपने क्वार्टर 3 के नतीजे डिक्लेयर करेगी, और वो है हीरो मोटोकॉर्प। नॉन निफ्टी पैक में से बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके कल क्वार्टर 3 के नतीजे आएंगे। सेंट्रम कैपिटल, इंडिगो पेंट्स, टाटा पावर, एमआरएफ लिमिटेड, साफायर फूड्स, न्यू इंडिया एश्योरेंस, अल्केम लैब्स, आइनॉक्स विंड, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी, मिश्र धातु, पीआई इंडस्ट्रीज और बहुत सारी कंपनियां। तो इन सारे काउंटर्स पर कल के लिए अपनी नज़र बनाए रखेगा। कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे भी इंटरेस्ट पे करेगा, तो इस मूवमेंट पर भी, इस खबर पर अपना ध्यान रखिएगा। आईपीओ वॉच की बात करते हैं तो आईपीओ के सेक्टर में कल 3 आईपीओ है जो सब्सक्रिप्शन के लिए बंद हो जाएंगे। कल उनका आखिरी दिन है। राशि पेरिफेरल्स, जर्नल स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक को सब्सक्राइब करने के लिए कल उनका आखिरी दिन है। और कल एंटेरो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस का आईपीओ खुलेगा, उसकी सब्सक्रिप्शन का कल पहला दिन होगा। तो इन सारे आईपीओ पर भी अपना ध्यान रखिएगा। और लॉक इन पीरियड की बात करते हैं तो जैगल प्रीपेड का कल लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा। उसका 1% का जो इक्विटी शेयर है वो कल लॉक इन पीरियड से बाहर आ जाएगा। तो कल के लिए इन सारे क्यूज पर अपना ध्यान बनाए रखिएगा।
ठीक है स्नेही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सारे के सारे इवेंट्स बताने के लिए। ऑल दो रिलायंस चल रहा है, काफ़ी हद तक आपको ये सुन के भी हैरानी हो रही होगी कि रिलायंस चल रहा है, तो रिलायंस ने क्या किया कि एक चीज़ में डिफरेंस कर दिया। आप एक बार जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक साथ दिखाना, दोनों विंडो को अलग अलग बना दो आप। रिलायंस की हेल्प से निफ्टी ने आज अपने इंट्राडे लो से, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इंट्राडे लो से 61,665 है और अभी चल रहा है 735, करीब करीब 70 पॉइंट की रिकवरी की है। निफ्टी बैंक इंट्राडे लो पे खड़ा हुआ है, इसकी कोई रिकवरी नहीं है, इसने 45,000 के लेवल को भी दिखा दिया। हमारे एक वरिष्ठ सहयोगी है, उनका नाम है अरविंद सोलंकी, तो मेरे से पूछ रहे थे कि 45,500 जाने पर क्या होगा। मैंने कहा सर 45,000 भी आ जाएगा और कोई बड़ी बात नहीं, आज भी आ जाएगा और आज ही आगे आए 45,000। तो इसलिए बैंक निफ्टी को ज़्यादा जल्दी है चलने की और ज़्यादा जल्दी है टूटने की। बी अवेयर, सावधान। बैंक निफ्टी के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट है ना, बहुत खतरनाक लेवल पे पहुंचा हुआ है और आपको हमने आज सुबह भी ये बात नोटिस करवाई थी। खैर, इन दोनों इंडाइसिस से मैं बाहर निकाल के एक शेयर पे लेके आता हूँ और अंशुल जी को देख के अच्छा भी लगेगा। जब शेयर चल जाएगा तो अंशुल जी आप हमको थैंक यू भी कर दीजिएगा। चलने की मेरे को लग रहा है तैयारी हो रही है और वो मेरे एक और मेहमान ने भेजा है मेरे को, मैं उनको भी क्रेडिट दूंगा, उन्होंने ही भेजा है मेरे को। उनका नाम है सुमित मूलचंदानी। तो सुमित मूलचंदानी का एक शेयर है TTML। अंशुल सर जरा चार्ट खोलिए, लगाइए वीकली और मंथली चार्ट। क्रेडिट गोज टू सुमित मूलचंदानी। अगर ये शेयर चल गया तो TTML 102 103 पे खड़ा हुआ है सर, 120 की तरफ जा रहा है क्या ये शेयर? डिम्पी जी, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि 2 दिन पहले TTML के रिजल्ट आए थे और आपने देखा होगा इन्हें लॉस पोस्ट किया था, उसके बाद भी शेयर में तेजी है। सनटेक रियलिटी हो गया, TTML हो गया और ऑफ लेट पहले जब टाटा मोटर्स 100-150 रुपए के आसपास था तब रेगुलरली लॉस पोस्ट करता था और शेयर ऊपर जा रहा था। तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ शो करता है जिसको मैं अल्फा कहता हूँ। TTML में वीकली चार्ट पे बहुत बढ़िया कैंडल का ब्रेकआउट है। ये 120 रुपए जो आप कह रहे हैं, ये मेरा पेसिमिस्टिक टारगेट रहेगा। 150 रुपए के आसपास इसका सितंबर का हाई था, सितंबर 2022 का 149 का, ये टारगेट इसका शॉर्ट टर्म रहेगा। शॉर्ट टर्म से मेरा महीना मतलब है 1 से 1.5 महीना। सर इसमें स्टॉप लॉस क्या रखें? चलो आपका कन्विक्शन, सुमित जी का कन्विक्शन हाई है, हमने भी, मेरे को भी अच्छा लगा इसलिए मैंने दर्शकों के सामने रख दिया। अब मेरे को इसका स्टॉप लॉस बताओ आप। देखिए, अगर एग्रेसिव स्टॉप लॉस रखना है तो 96 का रखना चाहिए। वैसे मैं अगर स्टॉप लॉस रखूंगा तो 93 का क्लोजिंग बेसिस पे रखूंगा और मैं 150 रुपए तक के लिए इसको होल्ड करूंगा। ठीक है, 96 का स्टॉप लॉस टाटा टेली के लिए, लेकिन टेलीकॉम वाली एक और कंपनी है MTNL, आज वहां पर जबरदस्त तेजी है। और अक्षय, पिछले हमने महीने भर में देखा है कि 2-3 दफा ऐसा हुआ है कि 49 रुपए 50 रुपए के रेंज में जाके वो शेयर थोड़ा सा नीचे आया है। आज 50 रुपए के पार करके आज क्लोजिंग निश्चित तौर पर 52 रुपए के आसपास ये शेयर देगा। MTNL आपको लगता है कि अब फिर से एक नई तेजी के लिए तैयार है? जी, अगर आप लॉन्गर टर्म चार्ट्स देखें, मंथली चार्ट्स देखें तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है। कुछ दिन पहले लेवल था वो 40 से 45 का, तो ये लेवल पार करते ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम गैदर करा है और चार्ट स्ट्रक्चर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो मेरा मानना है कि इसका टारगेट एरिया, अगर आप इसको थोड़ा टाइम दे 1.5 से 2 महीने का, तो 65 से 70 तक ये टारगेट आपको दिख सकता है इसमें। तो आपको जरूर करंट रेट पे आप बाय करें। कोई टिप पे आगे चल के आए तो आप इसमें 45 तक आपको इसको बाय करना है। 40 का स्टॉप लॉस बनाइए और 75 तक आप ये ट्रेड में टारगेट बना के चल सकते। तो रुपए तक जा सकता है। अब तो खैर 4 मिनट के आसपास समय बच गया है, अब ज़्यादा हम कुछ कॉस्ट नहीं ले पाएंगे। लेकिन विवेक जी, LIC की अगर हम बात करें तो हमेशा चर्चा में रहा। लिस्टिंग नहीं हुई थी तो भी चर्चा में था, लिस्ट हुई तो भी चर्चा में, गिर के बिल्कुल सपाट पड़ा हुआ था तो भी चर्चा में, और अब ये फिर से रौनक दिखा के रिकॉर्ड हाइस पर 1100 रुपए के ऊपर जाकर ट्रेड कर रहा है। LIC आपको क्या लग रहा है, जो बहुत समय से जिनको ये फीलिंग आ रही थी मन में कि कहीं हम ट्रैप तो नहीं हो गए हैं, क्या वो निकलने की सोचे या फिर अभी और चलेगा ये शेयर? अभिषेक, जो हम लोग 10:30 का शो करते हैं उसमें कई बार आपको याद होगा LIC का सवाल आया है, और उस वक्त जब ये करीबन 600 में चल रहा था तब एक ही बात मैं बोल रहा था कि इसको आप LIC एक इंश्योरेंस कंपनी के रूप में मत लीजिए, इसको लीजिए एक म्यूचुअल फंड के रूप में, और यहाँ से डाउन साइड बहुत ही मिनिमल रहेगा।
दो चीज है, एक तो LIC का जो मेन कोर बिजनेस है वहां पे इतनी ग्रोथ नहीं है, और काफी बिजनेस ये लोग लूज आउट कर रहे हैं प्राइवेट प्लेयर्स के यहाँ पे। दूसरी चीज, म्यूचुअल फंड के रूप में क्यों इनका इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जो अगर बाजार बढ़े तो ऑटोमेटिकली इनका जो AUM है, वर्थ ऑफ द कंपनी है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो इसके लिए मैं सरप्राइज नहीं हूँ अगर 1100 चल रहा है। अब सिंपल लॉजिक यहाँ है कि अगर बाजार और बढ़ेगा तो LIC भी बढ़ेगा, और बाजार अगर घटता है तो LIC का जो होल्डिंग वैल्यू वो कम होगा, तो ऑटोमेटिकली शेयर भी नीचे जाएगा। तो मैं तो बाजार से लिंक करूंगा इसको डायरेक्टली। एक संक्षेप में आपसे जवाब चाहेंगे, 30 सेकंड आपके पास होंगे। जी भी चल रहा है, 160 के नीचे गया, अब 190 रुपए के ऊपर का भाव है। जी क्या और चलेगा? देखिए जी फाइनली देख, कॉन्ट्रेरियन बेट, मैं डिम्पी जी को भी सुन रहा था कुछ दिन पहले कि यहाँ से वैल्यू यहाँ पे डेफिनेटली है कंपनी में, और मुझे लगता है कि कोई भी अगर समझौता होता है कोई और दिग्गज प्लेयर से, चाहे वो, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी, तो यहाँ पे आपको एक रनअप देखने को वापस मिल जाएगा। तो डेफिनेटली एक बाई की ही सलाह रहेगी, और इन केस कोई डील नहीं होती है और ये वापस आपको 150 160 में मिलता है, तो वहां पे आप एवरेज भी कर सकते हो। 1 से 1.5 मिनट रह गया सिर्फ मार्केट बंद होने में, और इस बीच जरा फटाफट से चेक कर लेते हैं कि बाजार कहाँ पे बंद हो रहा है। आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना कीजिए आज मार्केट के अंदर। एक्चुअली आज थोड़ा पॉलिसी इम्पैक्ट भी है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी है। मार्केट को सेटल होने के लिए समय चाहिए, स्पेशली बैंक निफ्टी को सेटल होने के लिए समय चाहिए, और देखते हैं क्या होता है। और आप विक्स के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो करीब 15.5-16 का विक्स इस समय आपको चलता हुआ दिख रहा है, और आप अपनी स्क्रीन पर इस समय विक्स को भी जरा लेके आइए। निफ्टी बैंक के अंदर करीब 45,000 का लेवल आपको स्क्रीन पर दिखेगा। आज जो सेलेक्टिव शेयर्स हैं उसमें जिसमें कमाल हो रहा है वो 2 शेयर्स हैं। पहला एक तो ITC, उसकी वजह से आज हम डेज लो पे ITC के शेयर को ट्रेड देख पा रहे हैं, उसमें खबर थी। दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज डेज हाई पे जाके बंद हुआ। तो मार्केट के अंदर जो चर्निंग हो रही है ना, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। एक बुरी खबर आ रही है जो शेयर को 4% ड्रैग कर रही है। वेटेज के हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज का 1% इज इक्वल टू ITC का 4% गिरना, तो ये बराबर कर दिया इसको। खैर, इसके अलावा आज का जो दिन है थोड़ा अलग अलग तरीके से है, और वो तरीका मैं जो अलग आपको बता रहा हूँ ना, वो है बैंक्स का। आज सरकारी बैंकों में SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक तीनों हरे निशान में, लेकिन लाल निशान में कौन है? HDFC है, ICICI है, एक्सेस है, इंडसन है। तो ये जो डाइवर्जेंस है सरकारी वर्सेस प्राइवेट बैंक का, ये आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। एक और चीज़, पेटीएम में आज फिर से 10% की गिरावट है। ये कल परसों इनफैक्ट हमने आपको बताया था कि इसका सर्किट रुकेगा, टूटेगा, चलेगा, पुल बैक आएगा। पुल बैक आया, स्ट्रॉन्ग आया, लो वॉल्यूम के साथ आपको काम करना चाहिए था, और अगर आपने किया तो आपको कल और परसों में ठीक प्रॉफिट बन के करीब इसमें कल सर्किट लगा था 10% का, और उसके बाद 15% गिरे, तो 25% पुल बैक देने के बाद अभी शेयर रुक गया है। खैर, 900 शेयर एडवांसेस के साथ है, यहाँ पे बदलाव अच्छा नहीं हुआ। आज मेरे को लग रहा था कि एडवांसेस करीब 1200 बंद होंगे। एक बार आप चलते चलते वो फ्यूचर वाली प्लेट दिखा सकते हैं, इसमें फ्यूचर्स के शेयर आते हैं कि उसमें F&O के शेयर कितने बढ़े और कितने घटे। लास्ट में एक बार जरा आप दिखाइएगा अगर आपकी वो प्लेट ये फ्रेम में आ पाए तो। दूसरी बात यह है कि कल फिर से हमको बैंक निफ्टी को चेक करने का उसमें कितना दम है। अगर उसमें दम अच्छा होगा तो फिर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। एक और शेयर मैं आपको बता दूं, चलते चलते हमने लास्ट में डिस्कस किया था, क्रेडिट हम दे रहे थे सुमित जी को। अच्छा, ये वाली फ्यूचर्स की प्लेट, यस, ये 5% का आज बिल्डअप हुआ है। निफ्टी के अंदर करीब 4% का बिल्डअप हुआ है, और दोनों के अंदर प्राइस एक्शन है, डेट मीन्स शॉर्टिंग हुई है। तो कल चेक करेंगे कितनी जल्दी से कवरिंग होती है कि नहीं होती। और कवरिंग होने के लिए मैं आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स बताता हूँ। 21,700, 600, 500 तक सपोर्ट्स का भरमार है, अंबार है, कोई दिक्कत नहीं है जब तक 21,500 आपसे ब्रेक नहीं होता। जिस शेयर की मैं बात कर रहा था वो था TTML, लास्ट में चलते चलते 105 पे जाके वो बंद हुआ है। तो कल देखते हैं, वो शेयर चलना चाहिए। सुमित जी और अंशुल ने दोनों ने अच्छे से हमको बता दिया, ये शेयर्स डेज हाई पे बंद जाके हुआ है। ठीक है जी, मेरे को और अभिषेक को तो आप इजाज़त दीजिए। विवेक सर, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया समय देने के लिए। अंशुल जी, थैंक यू वेरी मच, और अक्षय पी भागवत, थैंक यू वेरी मच आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। मनीष जी आ गए अगले शो के लिए क्या? हमारे साथ है मनीष जी? बिल्कुल डिम्पी सर, हम आ चुके हैं, और हैं तो एक बार जरा दिखाइए। दिन के निचले स्तर के आसपास आप बाजार को बंद लेके करके मनीष जी, एक शेयर मैं आपको बता देता हूँ, आप ज़्यादा तकलीफ ना कीजिए।
नहीं, आप ज़्यादा तकलीफ ना कीजिए, मार्केट को इधर उधर पड़ने की। मैं एक ही शेयर आपको बताता हूँ, आपने मेरे से बीच में रोक के पूछा था कि रुक जाइए, कुछ मत देखिए, पहले जरा जी एंटरटेनमेंट देखिए, देख लिया सर, हो गया, देख लिया, और देख आपने लिया। मेरे से पूछा था कि और चलेगा कि नहीं चलेगा। सर आपके आने से पहले देख लिया कि मुझे देख पता लिया था ये सर, सवाल आप बोलने वाले 193 हो गया हैं। सर। देख लिया डे हाई पे 6% की मजबूती के साथ 192 के आसपास बंद होता हुआ दिखा है। और थोड़ी देर पहले आपने विवेक जी से इस पर बात भी की है, उन्होंने भी कहा कि हाँ अगर डील होती है तो मजबूती देखने को मिलेगी, 150-60 के आसपास रहता है तो और खरीदारी करके चल सकते हैं। डिम्पी सर आप पे भी मेरी पूरी नज़र होती है और आप क्या पूछने वाले, जैसे आप मेरे बारे में राय बना लेते हैं वैसे मैं भी बना लेता हूँ क्या क्या पूछने वाले हैं और किन शेयरों पर आपकी नज़र है। कल चर्चा होगी वापस से आपके साथ खड़ा सौदा में, लेकिन अभी ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कल की तैयारी में तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद।